हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान आईएएस में। दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और राज्य दर्शन की क्लास में नेक्स्ट जो हमारा राज्य है वो आपको ये स्लाइड देख के समझ में आ रहा होगा। ये है वृद्धेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर और ये अवस्थित है तमिलनाडु के तंजावुर शहर में या तंजौर शहर में, जिसे हम कहते हैं। तो हमारा जो आज का जो राज्य है वो है तमिलनाडु। संगम साहित्य के लिए और अपने मंदिरों के लिए फेमस राज्य है ये तमिलनाडु। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्लाइड है उसमें मैं बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि तंजौर शहर में जो स्थित है ना, तमिलनाडु के तंजौर शहर में जो स्थित मंदिर है उसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ये मंदिर किसने बनाया था? तो राजराजेश्वर प्रथम, इसीलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। और ये कौन से वंश से संबंधित है? तो आपको याद रखना है चोल वंश से। संगम साहित्य आपको याद रखना है 400 BC से लेकर 400 AD तक ये रहा। तीन वंश, प्रमुख तीन वंश से तीन संगम साहित्य हुए। ठीक है, तीन प्रमुख वंश कौन कौन से थे जो इन क्षेत्रों में राज किए? तो चेर वंश जो केरल राज्य में उन्होंने राज किया। दूसरा आपको याद रखना है चोल और नेक्स्ट आपको याद रखना है पांड्य। तो इन्हीं राजवंशों ने यहाँ राज्य किया था और इन्हीं राजवंशों ने तमिल साहित्य को बढ़ाने के लिए तीन फेमस आपके क्या किए थे? संगम बुलाए थे। इसीलिए इन्हें संगम काल के शासन या वंश भी बोले जाते हैं। तो तीन जो मेन संगम साहित्य हुए थे वो उनमें से दो, प्रथम और आपका तृतीय, ये हुए थे मदुरई में, तमिलनाडु के मदुरई शहर में। और जो बीच वाला था वो आपको याद रखना है कपाटपुरम में। दूसरे नंबर का जो संगम साहित्य है वो कपाटपुरम में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, ये बेसिक बातें इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से है और हमने तमिलनाडु के इतिहास से स्टार्ट किया। सामान्य परिचय में चलते हैं। तो सामान्य परिचय में सबसे पहले आता है आपका राजधानी। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, ये बात आपको याद रखनी है। भाषा, तो तमिल भाषा आपको याद रखना है। मैंने आपको केरल राज्य में बताया था कि जो मलयालम भाषा है वो 6 कल्चरल लैंग्वेज में से एक है। तो आपको उसी प्रकार से तमिल जो है 6 कल्चरल लैंग्वेज में से एक है। तो दो आपके याद हो गए, कौन कौन से आपको याद रखना है? तमिल और मलयालम। इन 6 जो कल्चरल लैंग्वेजेस हैं इनका क्रम है। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि जो पहला ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जिसे कल्चरल लैंग्वेज की मान्यता दी गई? तो तमिल ही वो लैंग्वेज है जिसे कल्चरल लैंग्वेज की मान्यता 2004 में दी गई थी। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट है आपका संस्कृत, इसकी क्रम आपको याद रखना है। पहला है तमिल और इस क्रम को आपको याद रखना है स्टेट्स में ही। ठीक है, तो पहला तमिलनाडु में। ठीक है, आपको ये क्रम याद होगा कि ये तमिलनाडु है, ये केरला है, कर्नाटका है और ऊपर आंध्रा है। ठीक है, तो इसी में आप याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तमिल और वहीं बोलेंगे आप संस्कृत। तो दो आपको मैप में याद हो गया कल्चरल लैंग्वेज में। कौन सा क्या आपको याद करा रहा हूँ? तो कल्चरल लैंग्वेज की जो मान्यता दी गई किस क्रम में दी गई? तो 2004 में पहली बार तमिल को दिया गया, फिर दूसरे नंबर पर संस्कृत को दिया गया 2005 में। ठीक है, ईयर याद भी ना हो तो कम से कम आपको क्रम याद रखना है। दो आपको यही तमिलनाडु में हो गया। तीसरा आपको याद रखना है कन्नड़ को दिया गया। फिर आप इस साइड हो जाएंगे, चौथा जो दिया गया वो तेलुगु को, आंध्रा राज्य में है ना, आंध्रा राज्य की भाषा है। इसके बाद मलयालम को 5वें नंबर पे 2013 में, और सबसे अंतिम में 2014 में उड़िया भाषा जो उड़ीसा की है उसे कल्चरल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। तो ये बात आपको इतनी बातें याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आपका, हाँ ये बात भी आपको याद रखना चाहिए कि 8वीं अनुसूची के, संविधान के 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से एक है तमिल भाषा। नेक्स्ट चलते हैं गवर्नर, है ना, या राज्यपाल। तो जो राज्यपाल है, गवर्नर है तमिलनाडु के, वो है श्री RN रवि। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री है श्री MK स्टालिन। लोकसभा सीट है यहाँ 39। लोकसभा सीट भी पूछी जाती है आपको। मैच द फॉलोइंग में आपका लोकसभा सीट पूछा जाता है। CGPSC के बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए हर राज्य की आपकी लोकसभा सीट आपको एटलीस्ट जो आए हुए क्वेश्चन है ना, तमिलनाडु पूछा जा चुका है तो आपको याद होना चाहिए। तो 39 है लोकसभा सीट, 18 है राज्यसभा सीट और 2, 3, 4 बहुत आराम से याद हो जाएगा। यहाँ की विधानसभा सीट 2, 3, 4 आपको याद रखना है तमिलनाडु के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं तो नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य आपको याद रखना है। भरतनाट्यम नृत्य मैंने मोहिनीअट्टम और कथकली आपको केरल में बताया था और 8 कल्चरल डांस में से 2 थे। तीसरा आपको याद हो गया भरतनाट्यम। तो 3 कल्चरल डांस आपको याद हो गया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 8 कल्चरल डांस है भारत में, क्लासिकल डांस। ओके, तो भरतनाट्यम आपको याद रखना है। भरतनाट्यम में आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भरतनाट्यम करने वाले नृत्यांगना कौन कौन है? तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है क्या? यामिनी कृष्णमूर्ति। ओके, यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको याद रखना है क्या?
मालविका सरकार, वैजंती माला, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। मृणालिनी साराभाई सबसे इंपॉर्टेंट है, मृणालिनी साराभाई, ये भरतनाट्यम करने वाले कुछ नृत्यांगना, ये आपसे पूछा जाता है। तो क्लासिकल डांस 8 है, उसमें से भरतनाट्यम हो गया। अन्य आपको फोक डांस भी पूछा जाता है। तमिलनाडु राज्य के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो कापोड़ी और कावड़ी, ये भी आपसे पूछा गया है। इसमें से कापोड़ी को पूछा गया है। त्यौहार तो पोंगल त्यौहार बहुत फेमस है तमिलनाडु में। नेशनल हाईवे एक है, नेशनल हाईवे जो जाती है कहाँ से, तमिलनाडु से। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी नेशनल हाईवे है। आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल हाईवे है वो कहाँ से होके जा रहा है, तो वो सबसे पहले वो जो प्रारंभ हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, तो तमिलनाडु की कन्याकुमारी से, ठीक है। तमिलनाडु की कन्याकुमारी से बहुत सारे स्टेट से होके जाता है, ठीक है। नेशनल मार्ग वाला जब चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आपको तमिलनाडु याद रखना है, इसके ऊपर कर्नाटका हो गया, बेंगलुरु, जितने भी बड़े शहर हैं, है ना, हैदराबाद, तेलंगाना से होते हुए, तो 7300 किलोमीटर, है ना। इसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, आपको याद रखना है। और टोटल लेंथ कितनी है, तो 7300 किलोमीटर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोला जाता है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सामान्य परिचय में आपको इतनी बातें तमिलनाडु के बारे में याद होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो हम मैप में पहले देखेंगे, उन चीज़ों को फिर हम याद करते चलेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो ये आपका बना हुआ है वो नेशनल हाईवे। इस नेशनल हाईवे में यदि हम कुछ लोकेशन को देखें तो देखिए एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, बस ये आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना है। ना ही कभी आपको मैप में लोकेट करने इन चीज़ों को आएगा। तो ये सबसे पहले आपको जो दिख रहा है जो S1 से है, ये है सेलम। तो मेरे साथ ही आपको क्या करना है, चीज़ों को फटाफट यहाँ पे याद करते चलना है। तो सेलम में कुछ नहीं, सेल का प्लांट है। सेल आप जानते हैं कि ये क्या है, सरकारी उपक्रम है, ओके, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल का जो एक प्लांट है, सेल के टोटल 9 प्लांट है। पूरे भारत में कितने हैं, सेल के टोटल 9 प्लांट है, ओके। उसमें से एक जो प्लांट है वो कहाँ है, तमिलनाडु। इसी प्रकार से मैं आपको हर राज्यों में 9 प्लांट को पूरा घुमाऊंगा। एक आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट है, तो 2 आपको याद हो गया। तो टोटल आपको 9 याद रखना है, इसमें से कोई भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है। तो तमिलनाडु में सेलम हो गया, आपको याद रखना है। इसके बाद जो दिख रहा है ये आपका क्या है, आवड़ी, ठीक है। आवड़ी आपको याद रखना है कि यहाँ पे HVF हैवी व्हीकल, ओके, हैवी व्हीकल फैक्ट्री है। यहाँ पे जितने भी बड़े आपके टैंक है उसका निर्माण, भारत में जितने भी बड़े टैंक और युद्धपोत है उसका निर्माण कहाँ होता है, तो तमिलनाडु का जो स्थान है आवड़ी, यहाँ पर होता है। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट लोकेशन वो है HVF हैवी व्हीकल फैक्ट्री, ठीक है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री HVF। नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो लोकेशन है वो है डिंडीगुल। चूंकि कर्नाटका राज्य इसके ऊपर ही लगा हुआ है और वहाँ पर मैसूर में शासन था टिप्पू सुल्तान का, ठीक है, मैसूर वंश के शासकों का। और उन मैसूर वंश के शासकों ने अपना, आपको पता ही है कि जो टिप्पू सुल्तान थे वो आधुनिक विचारधारा के थे। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उनके संबंध भी विदेशों से थे। तो रॉकेट जैसी चीज़ों के लिए उन्होंने क्या किया था, इनोवेशन पे उन्होंने ध्यान दिया था और अपने अस्त्र शस्त्र का जो भंडार था उन्होंने रखा था। और वो जो अस्त्र शस्त्र का भंडार था, ये आपसे प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि टिप्पू सुल्तान का अस्त्र शस्त्र का भंडार कहाँ है, तो आपको याद रखना है वो तमिलनाडु में है, डिंडीगुल में, ठीक है, कर्नाटका में नहीं है। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए फिर हमने क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उसको टॉपिक्स में डिवाइड कर दिए हैं। जैसे आपका बंदरगाह, कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह है वो आपको देखते हुए चलना है। तो तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह आपको देखना है, चेन्नई, ओके, तुतिकुडी हो गया, और एक आपको याद रखना है एन्नोर, ठीक है। इसको हम मैप में देख लेते हैं। तो तुतिकोडी, चेन्नई और एन्नोर, ये आपका एन्नोर और चेन्नई आपको याद रखना है। तो ये दोनों ही आपके पोर्ट हैं। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, तूतीकोरिन याद रखना है। T2 से आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जो भी लोकेशंस है उसको क्या किया है हमने लिख दिया है। तूतीकोरिन T2 से शो है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है A1 से क्या है, एन्नोर है, और C1 से चेन्नई है। तो ये इतनी लोकेशन मैंने क्या की है, यहाँ पे सर्कल किए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, तीनों ही पोर्ट हैं। इसमें से आपको तूतीकोरिन को याद रखना है। भारत में जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है वो चलाया गया था। क्या था वो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आसपास क्या है, प्रवाल भित्तियाँ थी, ठीक है, प्रवाल भित्तियाँ। तो उसके कारण उन चट्टानों के कारण क्या होता था कि जो भी शिप आती थी,
ठीक है। उस शिप को यदि इस तट से इस तट में लाना है, यदि पश्चिमी से पूर्वी लाना है तो श्रीलंका को घूमकर जाना पड़ता था। उसके कारण बहुत सारा फ्यूल और समय खर्च होता था। तो यहाँ पे जो प्रवाल भित्तियाँ उसको काट कर यहाँ पे मार्ग बनाने का जो प्रोजेक्ट था उसको बोला जाता था सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, जो चलाया जा रहा है। अब वो कहाँ से संचालित है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है उसका संचालन कहाँ से किया जा रहा है, तूतीकोरिन। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है। देखिए जितने भी लोकेशंस है उसके बारे में बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे लेते चल रहा हूँ। चेन्नई के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे 3 बड़े लोकेशंस थे, आपको याद होगा, ठीक है। ब्रिटिशर्स के, एक आपका मुंबई था, ठीक है, एक बंगाल वाला पार्ट है और नीचे चेन्नई वाला पार्ट। तो चेन्नई को जो पहली बार बसाया था ये भी आपसे पूछा जाता है कि फ्रांसिस डे, ठीक है। चेन्नई को किसने बसाया, मुंबई को किसने बसाया, कोलकाता को किसने बसाया, ये आपने पढ़ा होगा। जैसे मुंबई को गेरोल्ड एंगिया ने बसाया था, ठीक है। वैसे ही आपसे चेन्नई से पूछा जाता है कि चेन्नई को किसने बसाया था, तो फ्रांसिस डे का नाम आपको याद रखना है। सबसे पुराने बंदरगाह, भारत का कौन सा बंदरगाह सबसे पुराना है, ये आपसे पूछा जाता है, तो चेन्नई आपको याद रखना है। एन्नोर के बारे में बात करें तो भारत का पहला निजी, कॉर्पोरेटेड या निगमित यदि आपसे पूछेगा तो कंप्यूटरकृत ये सब क्वालिटी है एन्नोर, और ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। भारत का पहला निजी क्षेत्र में स्थापित पीपीपी मॉडल पे, ठीक है, पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आधारित है आपका भारत का एकमात्र पोर्ट, तो एन्नोर आपको, या पहला पोर्ट आपको याद रखना है एन्नोर। तूतीकोरिन से मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, औद्योगिक नगर। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेते हैं। तो औद्योगिक नगर में आपको नवेली और पेराम्बू, एनपी, है ना, ये 2 लोकेशन आपको दिख रहे हैं। उसके पहले दोस्तों एक बात आपको याद रखना है कि जो 2 तट हैं, एक केरला में और एक तमिलनाडु में, इन तटों का भी अपना कुछ नाम है, ठीक है। ये किस साइड में है, पूर्वी साइड में, और ये वाला पश्चिमी साइड में। तो पूर्वी तट जो तमिलनाडु में लगा हुआ है उसका नाम है कोरोमंडल तट। ये भी आपसे पूछा जाता है कि कोरोमंडल तट किस तट को बोला जाता है, तो तमिलनाडु राज्य में जो तट है उसको कोरोमंडल बोला जाता है, और केरला में जो तट है उसको मालाबार बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना है। तो ये 2 बड़े औद्योगिक नगर में हम देखेंगे कौन कौन सा, नवेली और पेराम्बू। तो जो नवेली है वो लिग्नाइट का, ठीक है, नवरत्न कंपनी है। लिग्नाइट कोयले का एक प्रकार है, ठीक है। बहुत सारे कोयले के प्रकार होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पीट, उसमें से लिग्नाइट भी कोयले का क्या है, टाइप है। और भारत में एकमात्र जो लिग्नाइट कोयले का उत्पादन करने वाली कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, वो है नवेली कॉर्पोरेशन। तो आपको याद रखना है ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो पेराम्बू। पेराम्बू में क्या है, तो रेलवे कोच का निर्माण होता है, ठीक है। रेलवे में जो कोच होती हैं, सवारी डिब्बे होते हैं, उसका निर्माण कहाँ होता है, तो पेराम्बू। ये 2 लोकेशन आपको याद होने चाहिए। हो गए, आगे चलते हैं। आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो 2 बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं तमिलनाडु में, एक है कुडनकुलम और एक है आपका कलपक्कम। दोनों ही आपको याद होना चाहिए। भारत में यदि मैं बात करूं तो बड़े न्यूक्लियर प्लांट में, ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट में, बड़े न्यूक्लियर प्लांट में 7 न्यूक्लियर प्लांट आते हैं, ठीक है। आपको 7 को हर राज्य में हम पढ़ते हुए चलेंगे, उसमें से 2 आपको आज याद हो जाने चाहिए जो तमिलनाडु में है। पहला है कलपक्कम, दूसरा है कुडनकुलम। इसमें से कुडनकुलम है वो जो नया है, जो रशिया के सहयोग से बनाया जा रहा है 2012 आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, कुडनकुलम और कलपक्कम ये 2 लोकेशन आपको दिख रहा है। कलपक्कम पुराना है, नाम भी आ रहा है, कैसे याद रखेंगे, कल आ रहा है इसमें, कल मतलब ये पुराना है, 1984। कुडनकुलम आपको, सॉरी मैंने 2012 बोल दिया, 2002 आपको याद रखना है। यहाँ पे FBR है। कलपक्कम जो है वो 1984 में बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रिएक्टर है, तो यहाँ पे FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उपस्थित है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर है, ठीक है। इस न्यूक्लियर प्लांट में एक रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है इंदिरा गांधी शोध संस्थान, परमाणु शोध संस्थान। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि इंदिरा गांधी परमाणु शोध संस्थान कहाँ है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, एक होता है शोध संस्थान और एक होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। शोध संस्थान में रिसर्च होता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली प्रोड्यूस की जाती है। तो आपको याद रखना है कलपक्कम में इंदिरा गांधी शोध संस्थान में, परमाणु शोध संस्थान में, और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट है एक रिएक्टर जिसका नाम है कामिनी रिएक्टर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कामिनी रिएक्टर कहाँ स्थित है, तो इंदिरा गांधी परमाणु शोध संस्थान में आपको याद रखना है। कुडनकुलम में आपको याद रखना है रशिया के सहयोग से बनाया जा रहा है, नवीनतम है, और यहाँ पे FBR की जगह PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है। ये बात आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। तो इतना पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, जो हमारे सामान्य परिचय थे और जो टॉपिक वाइज थे। नेक्स्ट चलते हैं मंदिरों में,
ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट स्थल में, ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थल इसको देखना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि संगम साहित्य के 3 बड़े वंश आपको याद रखना है, कौन कौन से, पांड्य और चोल और इसके अलावा चेर, ठीक है, पल्लव नहीं आएगा, चेर आपको याद रखना है। और चेर कहाँ थे, तो चेर केरला राज्य में स्थित है। तो 2 इसमें से बड़े वंश तमिलनाडु में है, उसमें से आपको याद रखना है कि जो आपके पांड्य वंश के शासक थे उनके द्वारा एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। ये मीनाक्षी माता मंदिर, चूंकि मीनाक्षी माता इनकी कुल देवी थी, तो आपको याद रखना है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और ये मदुरई में स्थित है। ये बात आपको याद रखना है। सीधा प्रश्न, 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि मीनाक्षी माता मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपको याद रखना है पांड्य शासकों के द्वारा, और ये कहाँ स्थित है, तो मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेम्पल में बनता है वृद्धेश्वर राजराजेश्वर मंदिर, मैंने पहले ही डिस्कस किया। तो ये चोल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया, राजराजेश्वर प्रथम इसके इनको के द्वारा बनाया गया था, और तंजावुर या तंजौर शहर में ये स्थित है। तो 2 चीजें हो गई। अब नेक्स्ट आपको याद रखना है कांचीपुरम शहर। कांचीपुरम जो थे वो बाद के शासकों, बाद में जो शासन करने आए उनके द्वारा बनाया गया, और वो वंश था पल्लव वंश। ये बात आपको याद रखना है। इनके द्वारा बहुत सारे मंदिर बनाए गए, उसमें से कैलाश मंदिर, वैकुंठ पेरुमल मंदिर, ठीक है। और ये जो स्थल है कांचीपुरम, ये हृदय प्रोजेक्ट, इंडिया के जो हृदय प्रोजेक्ट है, हृदय यानी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, उससे जुड़ा हुआ है ये शहर। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर हृदय परियोजना से जुड़ा है, तो आपको कांचीपुरम याद रखना है। ये प्रश्न आपसे पूछ चुका है। हृदय का जो फुल फॉर्म है वो भी पूछा जाता है, तो यह बात आपको याद रखना है। कुछ रिलीजियस स्थल है, मैप में देख लेते हैं, जैसे महाबलीपुरम, चिदम्बरम और रामेश्वरम, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर, ये जैसे आपको लोकेशन दिख रहा है, ये है कौन सा, रामेश्वरम, ठीक है। रामेश्वरम आपको पता होगा कि भारत में हिंदू जो सनातन जो धर्म है उसके अनुसार 4 क्या माने गए हैं, धाम माने गए हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग माने गए हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से 1 ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है, और 4 धाम में से 1 धाम भी रामेश्वरम है। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, और ये स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं रामेश्वरम के बारे में। तो रामेश्वरम 4 धाम में से 1 है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी 1 है। इसके अलावा जो आपको शहर याद रखना है वो है मदुरई, ठीक है। M2 से शो है मदुरई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मदुरई के बारे में हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट और स्थल जो है वो आपका चिदम्बरा। चिदम्बरा में चोल शासकों के द्वारा एक मूर्ति मिली है, बनाई गई मूर्ति मिली है, जो नटराज की मूर्ति है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप नेट में सर्च करके देखेंगे तो चोल वंश के शासक के द्वारा बनाई गई ये नटराज की मूर्ति बहुत ज़्यादा फेमस है। नटराज जो है वो भगवान का जो तांडव नृत्य करते समय वाला जो पोजीशन है उसे बोला जाता है नटराज, ठीक है। तो ये चोल वंश के शासकों के द्वारा बनाई गई है ये कृति, ठीक है, मेटल से बनी हुई है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि चोल मतलब ये नटराज की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है और ये किसकी बनी हुई है, तो मेटल की बनी हुई है। रामेश्वरम के बारे में मैंने बता दिया, 4 धाम में से 1 है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 1 है। महाबलीपुरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ही मामल्लपुर भी बोलते हैं, ठीक है, मामल्लपुर भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है, महाबलीपुरम। कहाँ पे स्थित है, तो ये तट पर स्थित है। ये बात आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, ये तट पर स्थित है क्योंकि यहाँ पे जो टेम्पल है वो उसका नाम ही है शोर मंदिर, ठीक है, शोर मंदिर। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि शोर मंदिर कहाँ है, तो ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो कौन कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, एक ये हो गया और एक आपका मीनाक्षी माता मंदिर हो गया। ये दोनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। पंचरथ मंदिर, रथ मंदिर का कॉन्सेप्ट हम उड़ीसा में भी देखेंगे। और इसके अलावा कहाँ है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में है, और पल्लव वंश के शासकों के द्वारा इस मल्लपुर को बसाया गया था। तो इतनी बातें आपको ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के बारे में याद होना चाहिए। तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कैलाश मंदिर हम और भी महाराष्ट्र में देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो बचे हुए थे वो मैं बता देता हूँ। सेलम हम पढ़ चुके हैं। शिवाकाशी एक स्थान है, देखिए यहाँ पे शिवाकाशी, ठीक है, ये शिवाकाशी है। यहाँ पे आपने सुना ही होगा बचपन से, जब आप बचपन में फटाके फोड़ते थे तो जितने भी फटाके हैं, है ना, 70-80% फटाकों का निर्माण अकेले तमिलनाडु में होता है। डिंडीगुल मैंने बता दिया, आवड़ी मैंने बता दिया, ठीक है। टैंकों का निर्माण होता है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टैंक है, उसके नाम पूछे जाते हैं। व्यापन सीधा क्वेश्चन पूछता है कि अर्जुन क्या है, भीष्म क्या है, तो ये टैंक है, ध्यान रखेंगे। चेन्नई के बारे में मैंने बताया कि राजधानी है। 4 मेट्रो सिटीज़ हैं भारत में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, आपको याद रखना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है ये, तो 4 बड़े जो मेट्रो सिटीज़ है, जैसे यहाँ पे कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है। तो एक
क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर बनता है, इसे ही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा इन चारों मेट्रो सिटीज को जोड़ा गया है। पोर्ट सबसे पुराना बंदरगाह मैंने बताया। यहाँ पे जो चेन्नई में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है मीनाबक्कम एयरपोर्ट, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। रेलवे तो 18 रेलवे जोन में से एक है चेन्नई, आपको याद रखना है। इसके अलावा महेंद्रगिरी, ठीक है, एक लोकेशन है महेंद्रगिरी, इसमें IPRC है, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स। तो जो रॉकेट जाती है उसमें जो फ्यूल जो बनाया जाता है वो महेंद्रगिरी में बनाया जाता है, और ये महेंद्रगिरी आपका यहाँ पे दिख रहा है तमिलनाडु में स्थित है। तो इतनी बातें आपको तमिलनाडु राज्य के बारे में हमने डिस्कस किया, और बहुत कम समय में आपको इसके ऐतिहासिक, सामान्य परिचय, धार्मिक, इसके अलावा इंपॉर्टेंट स्थल में बताने की कोशिश की। थैंक यू।